एक बार फिर से सृजल एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। प्रवीण सर, हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त किए, अर्थशास्त्र के बारे में परिचय प्राप्त किए और अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है और अर्थशास्त्र विश्व की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो ये हम लोगों ने जाना। आज के हम लोग अर्थव्यवस्था में ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि टॉपिक हम लोग की ये होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण या भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी क्यों पिछड़ी जाती है या क्यों पिछड़ी हुई है, क्यों हम विकासशील देश में आते हैं, क्यों नहीं हम विकसित देश में आते हैं, तो इसके कुछ कारण हैं। हम विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके कुछ कारण हैं। और विकासशील क्यों हैं, तो इसके भी कारण है। तो जो विकासशील है उसके कारण ये है। आगे आते हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण क्या है, या निम्न में से भारत की अर्थव्यवस्था में लक्षण पाए जाते हैं, या क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है, निम्न में से कारण है, या क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या विकसित देश की अर्थव्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्या कारण है, तो ये सब कारण है। पहला कारण हम जानते हैं, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। प्रति व्यक्ति आय का निम्न होने का तात्पर्य क्या है, तो जरा समझते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे देश में सभी व्यक्ति की आय जो होती है, इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, कम है। अब जरा समझते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं रिच फैमिली, ठीक है, जिसको हम लोग धनी, तीन कैटेगरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं धनी परिवार, और इसको हम लोग बोलते हैं मध्यम परिवार, और इसको हम लोग बोलते हैं गरीबी रेखा से नीचे। तो अब जरा समझते हैं, बिलो द पॉवर्टी ऑफ लाइन, मतलब ये गरीबी रेखा से नीचे का एक होगा, एक मध्यम, एक धनी परिवार, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अब ये क्यों बांटा गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये अधिकतम धन का या अधिकतम आय का इसका स्रोत होगा और आय करता है। फिर इससे नीचे क्या है, तो मध्यम वर्ग आय करता है। फिर इससे नीचे क्या है, तो गरीबी रेखा से नीचे वाले आ जाते हैं। तो अब जरा समझते हैं, अर्थात हमारे देश में सभी व्यक्तियों की आय प्रॉपर एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है, और बहुत से मैक्सिमम जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या की आय कम है, जिसके वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। जबकि विकसित देशों के लोगों की आय क्या होती है, तो लगभग सभी की बराबर होती है। तो यहाँ पे पहला हमारा कारण प्रति व्यक्ति आय होगा। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से देश के या भारत की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। अगर ये आय को हम लगभग सभी के आय को अगर हम बराबर कर दें तो हमारा देश विकसित हो सकता है। आगे चलते हैं। अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होना। जी, हम इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़े थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो कृषि आता है, इसके बाद आपका आता है वन आता है, इसके बाद मत्स्य और पशुपालन आता है, और इसके बाद आपका आता है खनन। तो कृषि जो है, तो भारत में अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होना, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है, और यहाँ की अधिकतम जनसंख्या भारत की किस पर आधारित है, तो कृषि पर। अर्थात कृषि किस सेक्टर का या किस क्षेत्र का है, तो प्राथमिक। इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होना। तो यहाँ पर मैक्सिमम जनसंख्या, जो अधिकतम जनसंख्या कृषि कार्य करती है, जिसके वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ेपन में है। अर्थात एक चीज समझते हैं, जो ये कृषि का क्षेत्र है हमारे भारत में, इस पर अगर भारत सरकार के द्वारा जोर दिया जाए और अधिकतम बल दिया जाए,
तो हमारी कृषि भी आगे हो सकती है और अत्याधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया जाए तो आगे हो सकती है, जिससे हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगा, वृद्धि होगी और हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकती है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। तो दोस्तों जानते हैं कि विश्व में हमारी जो जनसंख्या है दूसरे स्थान पर है और अगर एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार इतना है, अरब है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अरब, यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 करोड़। ये 2011 के अनुसार है। तो ये 2011 के अनुसार हमारी जनसंख्या हुई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था पे जनसंख्या का बढ़ता दबाव। तो मतलब हमारी जो जनसंख्या है हमारी संसाधन की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है। तो हमारे संसाधन में क्या आते हैं, तो भोजन, मकान, वस्त्र, शिक्षा और इसके बाद अंतिम आता है औषधि अर्थात स्वास्थ्य सेवाएं। तो हम क्या, हमारे देश की जो सरकारें हैं या देश की जो अर्थव्यवस्था है बढ़ती जो जनसंख्या है उसके अनुरूप ये संसाधन जीने के लिए जो अति उपयुक्त या उपयोगी है वो संसाधन जुटा नहीं पाती है, जिसके वजह से हमारा ये पॉइंट ये सिद्ध करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। आगे चलते हैं, बेरोजगारी की समस्या। जी हाँ, जो बेरोजगारी की समस्या है यहाँ पे क्या है कि जितने हमारे यहाँ मतलब रोजगार डेवलप होने चाहिए, विकास रोजगार की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो होती नहीं। यहाँ पे अल्प रोजगार की व्यवस्था है, अर्थात जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ मतलब रोजगार करने योग्य है उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी हमारे देश की पिछड़ेपन के कारण है। आगे चलते हैं, बेरोजगारी पे हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे पूर्ण रूप से। आगे चलते हैं, पर्याप्त पूंजी का अभाव। जी हाँ, ये भी एक पॉइंट है। जो पर्याप्त पूंजी का अभाव का सेंस क्या है कि मतलब जो हमारी अधिकतम जनसंख्या होती है वो क्या है, जरा एक एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। जैसे कि एक छोटा फैमिली परिवार है जो कमाता है और तुरंत उसको खा जाता है, अर्थात कुछ दिनों में उसको खा जाता है, वो बचत नहीं करता। तो हमारे यहाँ क्या है कि पर्याप्त पूंजी मतलब लोगों का जो बचत है वो कम है, अर्थात उनको हमेशा कोई ना कोई कार्य के लिए पूंजी की जो आवश्यकता होती है उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इस तरह से यहाँ पे कारण ये भी हो सकता है कि पर्याप्त पूंजी का अभाव का मतलब आय कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि पूंजी का भी अभाव हो सकता है। तो यहाँ पे पर्याप्त पूंजी के अभाव के कारण भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ गई है। दोषपूर्ण संपत्ति का वितरण। तो दोस्तों ये परिसंपत्तियों के बारे में है। दोषपूर्ण संपत्ति का मतलब कि शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपत्ति का वितरण होता है, मतलब लोगों को जो परिसंपत्ति इन द सेंस में हम ये कह सकते हैं कि भूमि का भी वितरण हो सकता है, धन का भी वितरण हो सकता है, रोजगार का भी वितरण हो सकता है, या किसी सुविधा या लाभ, किसी सुविधाओं के लाभ का भी वितरण हो सकता है, सरकार द्वारा चलाए गए जो योजनाएं उनका भी वितरण हो सकता है। तो इस तरह से शहरी और ग्रामीण सेक्टर में असमानताएं देखी जाती हैं सुविधाओं में, परिसंपत्तियों के वितरण में, जिसके वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। आगे चलते हैं, मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना। तो निम्न होने का तात्पर्य क्या है, तो जो हमारे यहाँ संसाधन उपयोग किए जाते हैं, मतलब क्या हो सकता है, तो संसाधन का मतलब क्या है। एजुकेशन में हम आते हैं तो पढ़ने लिखने की सामग्री, भोजन में आते हैं तो खाने पीने के पदार्थ, और इसके बाद कपड़ा, इसके बाद औषधि। तो ये हमारे जो मूल रूप से सुविधाएं हैं, तो उसमें क्या है, निम्न गुणवत्ता। टेक्नोलॉजी ले लीजिए, तो टेक्नोलॉजी में भी हम पिछड़ेपन है। तो यहाँ पे हमारी गुणवत्ता का सवाल ये है कि जो हमको वास्तव में चाहिए संसाधन वो उपलब्ध हो नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, पिछड़ जाती है। आगे चलते हैं, तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन का मतलब ये कि हमको जो टेक्नोलॉजी, जैसे एग्जांपल, एक उदाहरण समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर, मोबाइल, ठीक है, लेट से आया, देर से आया। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, रोटावेटर खेतों में जो चलता है, कृषि कार्य के लिए होता है। रोटावेटर का क्या उपयोग, अमेरिका में 2000 से पहले रोटावेटर इस्तेमाल किए गए, लेकिन 2000 के बाद हमारे भारत में रोटावेटर का इस्तेमाल हुआ।
आप जरा समझिए कि अमेरिका में जब इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसके बाद 2000 के बाद हमारे यहाँ, अमेरिका में 2000 पहले ही इस्तेमाल, 2000 से पहले इस्तेमाल किया गया, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कृषि पिछड़ेगी। जो टेक्नोलॉजी का हम 10 साल बाद भी इस्तेमाल करते हैं, 10 साल पहले कई अन्य देशों में यूज हो चुकी है, प्रयोग की जा चुकी है। तो ये तकनीकी है। तो हम सूचना से लेके, इंफॉर्मेशन से लेके IT सेक्टर में भी पिछड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमारे तकनीकी पिछड़ापन होने के कारण हम पीछे हैं। एक एग्जांपल इसमें और बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारा भारत जो था, सबसे पहले जो सैटेलाइट का प्रक्षेपण कराता था तो रूस के माध्यम से कराया था। वो तो टेक्नोलॉजी और तकनीकी हमारे पास नहीं थी कि हम सैटेलाइट का प्रक्षेपण करें, लेकिन जब हमारे भारत की टेक्नोलॉजी और तकनीकी विकसित हुई तो हम सेल्फ से दूसरे देशों का भी अब हम क्या करने लगे, सैटेलाइट लॉन्च करने लगे। तो ये चीजें हैं। तकनीकी पिछड़ापन किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना। जी हाँ, अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होने का सेंस क्या है? तो यहाँ पे एक चीज हम आपको बतलाते हैं। एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार है ये 29.5%। ये 29.5% ऐसी जनसंख्या है जो कि मतलब ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली है। दोस्तों ये जो है, ये आपकी रिपोर्ट, ये 29.5% ये वो जनसंख्या है देश में जिनको वास्तव में 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता, भोजन नहीं मिल पाता, वास्तव में इनको पूर्ण रूप से वस्त्र नहीं मिल पाता, औषधि नहीं मिल पाती, एजुकेशन नहीं मिल पाता। अर्थात ये वो गरीब जनसंख्या जिसके सर के ऊपर छत नहीं है। तो ये जनसंख्या में अगर हमारी कमी आती है तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वृद्धि करेगी। लेकिन ये जनसंख्या बढ़ती है तो हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा पिछड़ेपन में रहेगी। अर्थात अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना, अर्थात जो हमारे देश की जनसंख्या का स्तर है वो निम्न स्तर है। तो इस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था से पिछड़ेपन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको ऑप्शन में जरूर मौजूद रहेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ने का निम्न में से कारण हो सकता है, या क्वेश्चन हम ऐसे देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसके कारण जिसका निम्न में से कारण है। दोस्तों कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछे, मतलब कारण लगा के पूछेगा तो हमारा आंसर आप देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। दूसरा ऑप्शन इसमें देखते हैं श्रम एवं संगठन का न होना। तीसरा ऑप्शन देखते हैं शिक्षा का निम्नतम स्तर। डी ऑप्शन देखते हैं इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप जरा समझते हैं,
ये ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? तो जरा समझते हैं, इनमें से कोई नहीं तो ये गायब। ये दिया शिक्षा का निम्न स्तर। तो आपको बता दे कि हमारे यहाँ शिक्षा का निम्न स्तर नहीं है। निम्न स्तर का मतलब कि हमारे देश में शिक्षा कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में शिक्षा औसत है और औसत से ऊपर है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे दिया है श्रम एवं संगठन का न होना। तो हमारे यहाँ श्रम भी है और संगठन भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, तो ये सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है और हम जानते भी हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक व्यक्ति की आय बराबर नहीं होती, और मैक्सिमम अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम जनसंख्या की आय क्या है? तो निम्न स्तर पे है, जिसके वजह से हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। थैंक यू। ओके, हम फिर से पॉइंट पे आते हैं। देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान में क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में तीसरे स्थान पे। ये क्रय शक्ति क्षमता क्या होता है? तो इसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब भारत क्रय शक्ति क्षमता का मतलब खरीदारी की क्षमता, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, और इस तरह से भी भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है वाला देश है। आगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब विदेश से हमारे यहाँ कोई उद्योग या कोई कंपनी हमारे यहाँ निवेश करती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। शॉर्ट में मैंने बताया। और इसके बाद ये क्वेश्चन जैसे बनता है कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर। सकल घरेलू उत्पाद में विश्व में स्थान भारत का कौन सा है? तो 7वां। ये पहले कौन सा था? तो 5वां स्थान था। लेकिन 2018 के बाद 2018 और 19 के जीडीपी के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत 5वें स्थान से फिसलकर 7वें स्थान पर आ गया है। तो छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सकल घरेलू उत्पाद में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान होगा। फिर ये आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, या किस भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि प्रधान है। फिर क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत की अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन में होगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जबकि हम पिछले डेट में पढ़ा चुके हैं इसको। आगे दिया है भारत विकासशील देश है। तो भारत किस अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो विकासशील वाला है। इसको हमने पहले भी बता चुका है। तो इस तरह से आज की ये जो पॉइंट है बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जामिनेशन में SSC, UPP, UPSI, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगली वीडियो लेके हम एक बार फिर से आएंगे। आज के लिए थैंक यू। स्ट्रेजर एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये पसंद आए दोस्तों तो अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर कीजिए, ताकि बच्चे पढ़ सकें, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। थैंक यू सो मच।